समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई। देखिए, बड़बोले मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। अपने चचा भतीजे का तो झगड़ा निपटा लें। भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार सब एक रूप से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस भ्रम वाली सियासत की जिसके केंद्र में योगी आदित्यनाथ थे। आज महाभारत में कह रही हूं कि योगी के खिलाफ क्या अखिलेश यादव ने भ्रम फैलाया, क्या इंडिया गठबंधन ने भ्रम फैलाया और उस भ्रम पॉलिटिक्स पर योगी ने कैसे वापस दहाड़ा है। क्या योगी इंडिया गठबंधन की आंख की किरकिरी बने हुए हैं? योगी जाने वाले हैं, योगी को हटाने की तैयारी है। दिल्ली से यह गेम संचालित है। दिल्ली में 2 दिन की बैठक में शामिल होकर जब योगी वापस लखनऊ आए तो उनके दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ थे। ये तस्वीर देखिए, योगी विजयी भव होकर वापस लौटे हैं लखनऊ। योगी ने आते ही काम भी शुरू कर दिया। योगी भी दहाड़ रहे हैं और उनका बुलडोजर भी दहाड़ रहा है। योगी पर क्या झूठ फैलाया गया, आपको उसकी एक झलक तस्वीर के जरिए सबसे पहले दिखाऊंगी, क्योंकि इसी पर आज महाभारत कर रही हूं कि क्या एक भ्रम फैलाने की कोशिश हुई लेकिन योगी ने उस भ्रम को कैसे दोफाड़ कर दिया। एक तस्वीर आपको दिखाती हूं जब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। अब इस तस्वीर को आप देखिएगा। इस वीडियो को जारी किया गया और यह दिखाया गया कि योगी आदित्यनाथ तो हाथ भी नहीं उठा रहे थे, नमस्ते कर रहे थे। प्रधानमंत्री आए, इस वीडियो को फिर से चलाइए। प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, अब सब हाथ जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री चलकर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा दिखाया गया कि योगी आदित्यनाथ ने हाथ नहीं जोड़े तो कहा गया, अब समाजवादी पार्टी ने भी इसको ट्वीट किया, कांग्रेस ने भी ट्वीट किया और कहा कि योगी आदित्यनाथ ना हाथ जोड़ रहे हैं, लगता है बातचीत बंद है दोनों नेताओं के बीच। इस वीडियो के जरिए योगी और मोदी के बीच एक दूरी दिखाने की कोशिश हुई। अब उसके बाद मैं दूसरा वीडियो दिखाती हूं। इस वीडियो को देखिए, इसमें वही तस्वीर है, दूसरे एंगल से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तब योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़ रहे हैं। वो हाथ उठाते हैं और नमस्ते करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जब आगे आते हैं तो वो भी सबको नमस्ते करते हुए आगे चले जाते हैं। तो ये दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो से आपको इस तस्वीर की सच्चाई पता लगेगी। लेकिन वो पहला वीडियो, उस पहले वीडियो को जरा फिर से चला दीजिए। उस पहले वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश हो रही थी कि प्रधानमंत्री ना योगी आदित्यनाथ की तरफ देखते हैं और योगी भी प्रधानमंत्री को कोई दुआ सलाम नहीं करते, यानी नमस्ते नहीं करते हैं। यह तलखी है दोनों के बीच। इसको कैसे दूसरे वीडियो के जरिए इस भ्रम को तोड़ा गया, आज उसी भ्रम की चर्चा करने वाली हूं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। योगी दिल्ली से वापस आए, लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंचकर दोनों डिप्टी सीएम उनके अगल बगल बैठे थे बैठक में। यानी ये बड़ा संदेश कि बीजेपी में कोई फूट नहीं है। इसको फुल फ्रेम दिखा दीजिए। बीजेपी में कोई फूट नहीं है, बीजेपी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ हैं। अब इसको जरा समझिए, ये क्या वही भ्रम वाली सियासत है जिसको तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने आज एक बड़ी बात बोली। इंडिया गठबंधन के एजेंडे पर योगी ने एक तरह से स्ट्राइक कर दी। उन्होंने कहा, बीजेपी विधानमंडल की बैठक में वो पहुंचे थे और वहां उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, गुटबाजी की अफवाह एक झूठ है जिसे इंडिया गठबंधन लगातार फैला रहा है। सारी लड़ाई इस झूठ की सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है। इसी प्लेटफॉर्म पर यानी सोशल मीडिया पर विपक्ष पूरा भ्रम फैला रहा है। बीजेपी को बटा हुआ, टूटा हुआ, योगी और मोदी के बीच दूरियां दिखा रहा है। विपक्ष के फैलाए भ्रम को सक्रियता से तोड़ने का संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सदस्यों और मंत्रियों को। मंत्री और विधायक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और इस तरह की तस्वीरों का खंडन करें, इस तरह के झूठ और भ्रम को तोड़ें, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। विधायक सदन में भी समय से आए, मौजूद रहें
और एक स्पष्ट संदेश दें। तो भ्रम वाली सियासत योगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठी तस्वीरें योगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यही संदेश दिया। यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत। केवल ये फैसला टला है। उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलने वाली है, योगी की कुर्सी चली जाएगी। बगावत से बीजेपी में भगदड़ मची है। अखिलेश यादव कई दिनों से ऐसे दांव चल रहे थे, योगी के खिलाफ भ्रम फैलाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन दिल्ली में 2 दिनों में ताबड़तोड़ बैठकों और मुलाकातों के बाद योगी मजबूत होकर लखनऊ लौटे। दोनों डिप्टी सीएम को साथ लेकर बैठे, जिससे साबित हो गया कि योगी ही यूपी में बॉस रहेंगे। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली ने योगी की कुर्सी खींचने वालों को संदेश दे दिया। अखिलेश को भी करारा जवाब मिल गया कि योगी कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि 2027 में भी लड़ाई योगी बनाम अखिलेश होगी। योगी हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे और यूपी में योगी स्टाइल में काम भी जारी रहेगा। सुरक्षा में कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चल रहा है। हम हर हाल में, हर स्थिति में आपकी आस्था के साथ, आपकी परंपरा के साथ, आपके पूर्वजों के साथ, आपके व्यापार के साथ, आपके रोजगार के साथ, आपकी आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। उन्होंने ओबीसी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया था, इन माफियाओं को पाल करके, इन्हें पलवित और पुष्पित करके, और उन्होंने कहां कहां पर ओबीसी समाज के मार्ग पर कांटे बिछाने का काम किया था, इससे भी समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। मोदी योगी की जोड़ी हिट है और हिट रहेगी, लेकिन इंडी खेमे में खलबली है, क्योंकि दिल्ली से योगी और भी ताकतवर होकर आए हैं और आते ही उन्होंने पीडीए की बात करने वालों की पोल खोल दी। क्योंकि जो अखिलेश चुनाव से पहले पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते थे, उन्होंने विधानसभा में ब्राह्मण कार्ड खेलकर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। बीजेपी कह रही है पीडीए से धोखाधड़ी हुई है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है। अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। क्या अखिलेश ने पीडीए से धोखा किया या फिर अगड़ा कार्ड खेलकर तगड़ा दांव चल दिया? ऐसे ही दांव राहुल गांधी ने भी चला और लोकसभा में फिर जाति जनगणना की मांग उठा दी, तो योगी ने जाति कार्ड खेलने वालों की भी पोल खोल दी। ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे। भेदभाव हो या भ्रम, योगी चलने नहीं देंगे। उपचुनाव से पहले योगी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने वालों को बाबा ने धोबी पछाड़ से चित कर दिया। क्या योगी की ऐसी ही जीत 10 सीटों के उपचुनाव में भी होगी? दिल्ली से मोदी मंत्र लेकर आए योगी दुगनी ताकत से क्या इंडिया गठबंधन को मात देंगे? इसी पर आज की महाभारत। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और संजय मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत। मुझे लग रहा है भाटी जी का फ्रेम अगर ठीक नहीं है, वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मैं इस शुरुआत खबर की करना चाहती हूँ सीधे भाटी जी आप ही के साथ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। ये जो भ्रम वाली सियासत है, मैं हर्षवर्धन जी अगर आपके साथ शुरुआत कर लूं, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिन्हें दिखाया गया कि देखिए मोदी योगी तो एक दूसरे से आंख भी नहीं मिलाते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होती है, बातचीत बंद है, ये संदेश देने की कोशिश की गई। फिर एक और तस्वीर सामने आई जिसने उस तस्वीर की सच्चाई दिखा दी। अब मेरा सीधा सवाल यह है, योगी आदित्यनाथ को लेकर इस भ्रम से किसे फायदा है? इसमें कोई कहने की बात नहीं। मुझे लगता है कि जनता पार्टी विशेष करके उत्तर प्रदेश में इस तरह और उसके बाद जाने अनजाने इसके लिए भारतीय जनता दोषी कि जाने अनजाने एक ऐसा माहौल बना जिसमें ये लगा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ लड़ाई है। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं गए, और देखिए ब्रजेश पाठक वो करें तो समझ में आता है, केशव जी इसी संगठन के पुराने नेता हैं और संगठन के लिहाज से देखें तो योगी जी से ज्यादा संगठन के,
योगी आदित्यनाथ सांसद भले रहे लेकिन वो कोई संगठन में नहीं थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो कैबिनेट की मीटिंग में ना जाना या इस तरह से कोशिश एक करना कि हम कुछ रस्ता कशी कर रहे हैं, वो एक जिसको कहे कि बहुत ठीक नहीं था। अब एक चीज तो स्पष्ट हो गई, कहीं कोई भ्रम नहीं है, ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अब दोनों डिप्टी सीएम और सीएम उनको एक साथ मिलकर ही काम करना, बहुत साफ साफ केंद्र से बता दिया है। और जो बैठक हुई है उस बैठक में जो आप इस फोटो को जिसको आप दिखा रहे हैं, ये जब बैठने के बाद दिखे और योगी आदित्यनाथ ने पहले नमस्कार किया। अब सोशल मीडिया का समय है, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम इस वक्त प्रोएक्टिव है, तो जाहिर है वो इस तरह के मतभेद करेगी, लेकिन जिसको कहते हैं ना जनता के सामने वो वीडियो भी सामने आ जाए कि झूठ फैलाने का। अच्छा, झूठ अफवाह पर चुनाव जीत चुके हैं, एक तरह से कहें कि जो सीटें बढ़ी हैं वो झूठ अफवाह पर बढ़ी, तो उनके लिए बड़ी आसानी है। उनको लगता है कि आगे हम जाएंगे, झूठ बोलेंगे और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए समझदारी की राजनीति नहीं होती। राजनीति में कौन अपनी बात चिपका देता है उससे सब कुछ तय होता है। और अगर रणनीति में लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो आगे जाती हुई दिख रही, तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इस रणनीति का मुकाबला क्या करें, ये समझना होगा। अब मैं भाटी जी उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है, और आज तो बहुत अच्छी तस्वीर आपके लिए नहीं आई, दोनों डिप्टी सीएम साथ जाकर बैठ गए एक ही मंच पर योगी जी के साथ। जहां सुचरिता जी प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, एकता होती है, हमारे लिए वो अच्छी तस्वीर होती है, चाहे किसी की भी हो। हम किसी से इतनी शत्रुता नहीं रखते कि किसी के घर में विद्वेष पे खुश हों, किसी के घर के आपसी झगड़े पे खुश हों, किसी की गुटबाजी पे खुश हों। योगी और मोदी के बीच में मतभेद है, अमित शाह और योगी में तनातनी है, केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में बातचीत बंद है। ये चर्चाएं किसने चलाई? क्या समाजवादी पार्टी ने चलाई? क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है? क्या ये खबरें बीजेपी के अंदर से नहीं आ रही हैं? क्या बीजेपी के अंदर से स्वर नहीं उठ रहे हैं? सवाल आप हमसे पूछेंगे। लड़ाई बीजेपी की है, सड़कों पर है, जूतों में दाल बट रही है, सड़कों पर तू में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ घुमा फिरा के खबरें प्लांट करा रहे हैं। अब एक फोटो आज आ गई, एक ही पार्टी के दो सीनियर नेताओं की एक साथ फोटो आ गई, तो उसे आप इतनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही हैं जैसे रूस और यूक्रेन एक साथ बैठ गए हों। तो ये इससे ही जाहिर होता है सुचरिता जी, अगर इस एक फोटो पे आप और हर्षवर्धन त्रिपाठी इतने खुश हैं, तो इससे जाहिर होता है कि अंदर कितनी परेशानियां हैं कि एक फोटो दिखानी पड़ रही है आपको एकता के लिए। वरना जब एकता होती तब तो होती है, उसमें सबूत देने की क्या जरूरत है? आपस में इनमें प्रेम है, भाईचारा है, उसका सबूत चैनल को, मीडिया को देने की क्या जरूरत है? भाटी जी, हाँ, अच्छा शाहजी जी कुछ बोलना चाह रही, शाहजी जी बोलिए बोलिए। बताएं। अच्छा तो भाटी जी, बड़ी मजेदार बात है ये। अब जब तस्वीर साथ में आती है तो तस्वीर क्यों दिखाई जा रही है? अब जब तस्वीर अलग अलग होती है या कोई ऐसे स्टेटमेंट या वक्तव्य आते हैं जिससे जरा सा ये हिंट आपको मिले कि भीतर घात है, तब उनका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बड़ी मीम्स बनाई जाती हैं, पूरा के पूरा समाजवादी कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम और सोशल मीडिया ज्वलंत हो जाता है। ओ क्या खबरें बनाई जाती हैं। नहीं, मुझे बोलने पहले शाहजी जी बोल रहे हैं, उसके बाद दुकान में कैसी कमाई होने लगती है। और अब हाँ बोलिए शाहजी जी, बोलिए प्लीज। शाहजी जी बोलिए, बोल ही रही थी। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि लगातार अब ये खबर, अब ये बाकायदा ये तस्वीर सामने आ रही है। अब जब लगातार खुलेआम योगी जी ना सिर्फ चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठ की लंका का दहन होगा, और बता रहे हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है, और दोनों डिप्टी सीएम साथ में उनके दिखते हैं, तब क्या होता है? तब अरे तस्वीर को क्यों दिखा रहे हैं? उन सब तस्वीरों को आप क्यों दिखा रहे थे? उस सब फुटेज को आप बार बार प्ले क्यों कर रहे थे? सारी अपनी स्ट्रैटेजी, सारी अपनी जब तरह से किरकिरी करना चाह रहे थे भाजपा की, और भीतर गात को कि वो है और उसको मैग्नीफाई कर उछाल कर जिस तरह से आप खबरें फैला रहे थे, तो अब आपका मुंह चुप हो गया। तब आप कह रहे हैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? भाई इतने कंफ्यूज क्या हैं?
अगर वो तस्वीरें कुछ बोल रही थी तो ये भी तस्वीरें कुछ बोल रही हैं, और ये तस्वीरें आपको चुप कर रही हैं, आपको खामोश कर रही हैं, आपके पूरे झूठ की दुकान पर ताला लगा रही हैं, तो आप परेशान हो गए भाई। अच्छा, योगी जी ने आज एक बात बोली, मैं इसलिए उस पर आना चाहती हूँ कि योगी जी ने आज एक बात बोली और विधानमंडल की बैठक में बोली, अखिलेश और हाँ, उन्होंने विधानमंडल की बैठक में बोला कि सोशल मीडिया को एक हथियार बनाया गया है भ्रम फैलाने के लिए। भाटी जी, बाकी सब मेहमानों को भी दिखाइए, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये मोदी योगी वाली तस्वीरें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर ही उठाया गया कि देखिए तो एक दूसरे से हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, कोई दुआ सलाम नहीं है, नमस्कार नहीं है, दोनों बातचीत बंद है दोनों में। ये भी एक नैरेटिव पुश किया गया, ये नैरेटिव पुश किया गया भाटी जी के नहीं, उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ तो जाने वाले हैं। आपके नेता ने बयान दिए बकायदा कि यहां पर जो डबल इंजन है वो फेल हो गया है, नहीं चल रहा है, इसीलिए खबर है भाटी जी, और कोई वजह नहीं है। नहीं, मैं केवल देखिए, सुनिए, पहली बात तो साजिया जी ये अति उत्साहित और अति प्रसन्न तो साजिया जी दिखाई दे रही है हमें कि देखो तस्वीर, देखो देखो तस्वीर देखो। हमारी कौन सी बोलती बंद हो गई, हमें कौन सी परेशानी है? देखिए, मैं तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप मातम क्यों बना रहे हैं? मैं तो खुश हूँ, आप मातम क्यों? नहीं, मैंने बीच में नहीं टोका आपको। अच्छा ठीक है, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, मेरी बात होने दें, मेरी बात होने दें। ठीक ठीक ठीक, बोलिए। अरे भाई, मेरे खुशी मैं तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि किसी आदमी को रोजाना चटनी से रोटी खाने को मिलती हो और एक दिन उसके घर में खीर पूरी बन जाए तो फिर वो उसकी तस्वीर डालता है सोशल मीडिया पे कि आज मैंने खीर पूरी खाई। मैं तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अब जहां तक सवाल है, ये विवाद हमने थोड़ी पैदा किए, ये हमने कहा था कि संगठन बड़ा होता है। केशव प्रसाद मौर्य ने जब वो वीडियो डाली थी कि संगठन बड़ा होता है, वो मीटिंग बंद कमरे के अंदर थी, वहां मीडिया का कोई कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। वो चोरी से रिकॉर्ड करके उस बयान को खुद केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर वायरल किया कि मैंने बंद कमरे की मीटिंग में योगी को उनकी औकात दिखाई है और ये कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उसमें हमारा क्या हाथ है? और हमें क्या खुश होना, क्या नाराज होना? अब ये देख लीजिए, अब ये देखिए भाटी जी, आपने जिस तरह से इस तस्वीर को पेश किया है, भाटी जी आपने जिस तरह से इस तस्वीर को पेश किया, वो खीर पूरी वाली नहीं, आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो करेला ही लगे, वो भी नीम चढ़ा, वो खीर पूरी ना लगे। ये कोशिश तो रही है ना, और वो कोशिश हमने देखी भी है। अब बड़ी बात ये है, एक बार नहीं मैं आ रही हूँ क्योंकि बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं भाटी जी, और उपचुनाव है, यूपी में उपचुनाव है, मैं उसकी भी बात करूंगी क्योंकि वहां पर भी एक आपकी पार्टी में भी कुछ नियुक्तियां हुई, उसकी बात करूं। सौरभ जी पहले बोलना चाह रहे, सौरभ जी बोलिए। देखिए, हमारी तो सनातन संस्कृति में है, खुश होना चाहिए। शाजिया जी खुश हैं, हर्षवर्धन जी खुश हैं, आप खुश हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दुखी हो रहा है, हमको उसके दुख का निवारण करना है। भाटी साहब इतने दुखी हो रहे हैं, इतने पछता रहे हैं, पानी पी के कोस रहे हैं। भैया एक बात बताइए, अगर पार्टी के संगठन की मीटिंग है और केशव मौर्य बोल रहे हैं तो संगठन की बात रखेंगे। भाई आप ही ने कहा ना कि बंद कमरे की मीटिंग हो रही है और संगठन की मीटिंग है, वो तो नहीं, सुन लीजिए, संगठन की मीटिंग में केशव मौर्य बोल रहे हैं, कोई सड़क पे तो नहीं बोल रहे, कोई बाकी जगह तो नहीं बोल रहे हैं। संगठन बड़ा होता है, ये बात तो उन्होंने ठीक बोली है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से भ्रम का भूत खड़ा करने में समाजवादी पार्टी माहिर है, इन्होंने लगातार चुनाव में संविधान को लेकर के भ्रम का भूत खड़ा किया, आरक्षण को लेकर के भ्रम का भूत खड़ा किया। अब उसके बाद यहां पर आ गए कि भैया सीएम डिप्टी सीएम आपस में, कहीं आपकी तरह जो है ये नजारा देखने को तो नहीं मिल रहा, जो मंच पर जो है चाचा को धक्के दिए जा रहे थे, पिता पुत्र के अंदर जो है माइक छीना झपटी हो रही थी। इस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी में देखने को भाटी साहब नहीं मिलता है। और आप लोग इस चीज के आदी हैं, तो आपको लग रहा था कि ये सब चीजें हो तब आप लोगों को खुशी मिलेगी। अभी आप दुखी हैं और आपके दुख का निवारण निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और जो साथ में केशव मौर्य दूसरे जो है डिप्टी सीएम साथ में आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, आपको दुख देने वाली तस्वीरें हैं। और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी में सभी शुभचिंतक आपके साथ खड़े, आप परेशान मत होइए। मैं सिर्फ चर्चा इस बात पर नहीं कर रही हूं कि ये तस्वीर आ गई। वरुण जी, चर्चा इस बात पर हो रही है
कि एक भ्रम फैलाने वाली सियासत की जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ आंखों के किरकिरी बने हुए हैं विपक्ष की। क्या ये सत्य है? योगी कमजोर होंगे तो बीजेपी भी कमजोर होगी, इसीलिए योगी को गिराने की एक कोशिश या फिर एक तस्वीर बनाने की कि योगी की तो अब कोई सुन नहीं रहा है, योगी को तो नरेंद्र मोदी भी देखिए देखकर गुजर जाते हैं, कोई उनकी तरफ देखते नहीं है। वरुण जी। सुचारिता जी, झूठ पाखंड भ्रम की राजनीति कौन करता है देश के अंदर? आजादी के बाद से सबको पता है। अच्छा, अभी थोड़े 2-4-5 दिन पहले ही क्या एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, राहुल गांधी के सुपरसीड करना चाह रहे हैं अखिलेश राहुल गांधी से आगे जाना चाहते हैं, राहुल गांधी में लड़ाई है, कोई वो आगे बनना चाह रहा है, ममता दीदी भारतीय जनता पार्टी ने की। अब जहां तक खींचमतानी की बात है, ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मेरी बात तो सुन लो। अब मैं आपको तो बोलूं? नहीं बोलिए भाई, मैं तो चाहती हूँ आप सब बोले, इसीलिए तो ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मिलिशिया फॉर्मेट है, बीजेपी में ऐसे नहीं बोल सकता, वैसे नहीं बोल सकता है, तो खुद ही मान रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। तो कुल मिलाकर के स्थिति है, योगी जी को अगर हटाएंगे तो बीजेपी नहीं जीतेगी, योगी जी को रखेंगे तो बीजेपी नहीं जीतेगी। ये हालत तो बीजेपी की हो चुकी है। अब इनके समझ में नहीं आ रहा, बार बार कह रहे हैं भ्रम फैलाया गया। मैं 6 महीने से कह रहा हूं संविधान। अरे भाई, ये तो विपक्ष ने फैलाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता आपकी पूंजीवादी जो मानसिकता है, जो आपकी नीति है, उससे परेशान है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, उस पर फोकस करो। विपक्ष के कोई भ्रम फैलाने से आप नहीं आ रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का रहा नहीं, पर आपके समझ नहीं आ रहा। विपक्ष का ग्लैमर बना होता तो 240 कैसे आती, मोदी जी की 40 ही रह जाती। इसीलिए वरुण जी, आप लोग तो हो गए शिव जी की बारात और वो हो गए चक्रव्यूह रचयिता। आप लोग शिव जी की बारात बन गए और वो चक्रव्यूह रचयिता बन गए। वो चक्रव्यूह ही रच रहे हैं बस। आप लोग बारात, शिव जी की बाराती हो गए। मेरी बात सुन लो आप। जो चक्रव्यूह शब्द है इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया। व्यू रचनाएं तो बहुत करती हैं सेनाएं, कई प्रकार के व्यू होते हैं, नया क्रिएट भी किया जा सकता है किसी के दिमाग में। 2 सेनाओं में युद्ध होता है तो अलग अलग प्रकार की रचनाएं रचते हैं, तो वो व्यू रचना होती है। तो वो चक्रव्यूह इसलिए फेमस हो गया कि अभिमन्यु को एक मानव मूल्यों का हनन करके उसका वध किया गया। तो आज जो पूंजीवादी चक्रव्यूह है, जो आम आदमी को वध करने में लगे ये लोग, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। और हर आदमी का अपना एक्सप्रेशन है, राहुल गांधी के शब्दावली अपना एक्सप्रेशन है, मोदी जी का अपना है, योगी जी का अपना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, मैं योगी जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गहराई वाला, राजनीतिक सूझबूझ वाला मुख्यमंत्री होता तो आज ऐसे बुलडोजर नहीं चलते। न्याय व्यवस्था जो जुडिशरी है उसको सुपरसीड नहीं किया जाता। आप फास्ट ट्रैक की जैसे 2 दिन में लेते, कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेते 7 दिन में, उसके बाद करते। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली में हटा रहे थे अतिक्रमण, जब अपने चर्चा हुई थी, एक भी अधिकारी को कोई करा के, इन्होंने जिस अधिकारी ने अतिक्रमण कराया 10 साल में, एक भी अधिकारी का घर तोड़ा किसी सरकार ने? आप मुझे बताओ, चाहे किसी की भी सरकार हो, उस अधिकारी का नहीं तोड़ रहे ये लोग, कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। ये अतिक्रमण कराता कौन है? अधिकारी कराते हैं। आप बुलडोजर सबसे पहले उस अधिकारी को कराइए जो तत्कालीन अधिकारी होता है। आम आदमी जो पेट काट के घर बनाता है, उसके घर तोड़ने से क्या सेंस निकलेगा? जनता आपके खिलाफ होती चली जाएगी। आज की तारीख में अगर विपक्ष को भारत जोड़ो यात्रा के अलावा पैन इंडिया कोई आंदोलन हुआ तो कोई नहीं किया। इनको करने की आवश्यकता है महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ। अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रखती है बीजेपी तो रख सकती है, XYZ किसी को रखे, लेकिन पब्लिक जो है वो, उससे पब्लिक को कोई सरोकार नहीं है। पब्लिक को अपने बच्चे पालने हैं, उनको रोटी चाहिए, महंगाई से परेशानी। आप देखिए, बचत, घरेलू बचत समाप्त होती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं। जो बजट में चर्चा करनी चाहिए थी वही चीजें करनी चाहिए विपक्ष को। अच्छा, आपने जो बात बोल दी, मैं एक बार संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, ये देखिए तस्वीरें जो आई आज, उन्होंने बात सही कही कि भाई अब यहाँ से एक शुरुआत है। एक तस्वीर आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अब जो पहले आरोप लगाए गए वो सब कुंद हो गए। लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ उसी स्पीड पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आके आज सुबह बैठकें ली, उसके बाद उन्होंने एक ओबीसी सम्मेलन का हिस्सा बने। अब वो उसकी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वहां पर जाति को लेकर बार बार एक सवाल उठाए गए, आज संसद में भी उठाया गया कि जाति जनगणना करिए, उसके ऊपर उनको भी जवाब दिया उन्होंने। ये बार बार चुनावों के दौरान जाति के नाम पर बांटने वाले कौन है, बताइए जरा संजय जी। नहीं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हो सकता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां वोट लेने के लिए अपने अपने हिसाब से जनता के बीच अपनी बात रखती हैं। लेकिन आज आपने डिबेट का शुरुआत किया आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के साथ, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और इन्होंने कहा कि विपक्ष इस बार चिपकाने में कामयाब हो गया, ये जीते नहीं है, इन्होंने कुछ गुमराह किया, चिपका दिया इसलिए जीत गए। 2014 में आपने क्या चिपकाया साहब देश की जनता के? आपने 15 लाख चिपकाया था या नहीं चिपकाया था? क्या काला धन झूठ नहीं था?
क्या महंगाई गलत बात है? आप 35 रुपए का पेट्रोल का सपना आपने दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने चिपकाया था साहब। लेकिन यदि चलिए ठीक है, जनता ने एक्सेप्ट किया और जनता को वोट देना होता है, जनता को सरकार बनानी होती है। अब जनता को इतना मूर्ख क्यों साबित करने में लगे हुए हैं साहब? आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, हम तो आपसे सीखते हैं कुछ। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आगे चिपका देगा वो जनता चिपक जाएगी और जनता उस चीज़ में उस बात पे चली जाएगी। ये संभव नहीं है। ये भारत की जनता है। आपने कुछ कहा, नरेंद्र मोदी पे देश की जनता ने विश्वास किया और टूट विश्वास किया साहब। और विश्वास के साथ धोखेबाजी हुई है, गद्दारी हुई जनता के साथ। यदि आप महंगाई खत्म कर दिए होते, आप बेरोजगारी खत्म कर दिए होते, आपने शिक्षा पे काम किया होता, नौजवानों को भटकाने का काम नहीं किया होता, सनातन धर्म पे देश को भटकाने का काम किसने किया साहब? हम सनातनी नहीं है, हमें पता है कि हम सनातनी हैं साहब, हम भी हिंदू धर्म में हैं। सिर्फ मोदी जी और योगी जी हिंदू नहीं हैं। 140 करोड़ लोगों में हिंदुओं की संख्या क्या है ये जो हिंदू हैं उनको पता है। लेकिन मैं इस पर आना चाहता हूं कि देश की समस्या क्या है, आप क्यों भागते हैं? यदि आज नहीं, मैं कंप्लीट करूं सब कुछ, मैं कंप्लीट कर दूं। आज जो संसद में बात उठी है, क्या गलत बात है साहब? आप कहते हैं कि ये जातिगत नाम, जाति के आधार पर जाति का नाम लेकर विपक्ष गुमराह करता है। आप क्या करते हैं? आप उनके लिए काम करके दे दीजिए। आप मध्य प्रदेश में क्या किया? अच्छा, आपने जो बात बोली है मैं इसी पर आ रही हूं। आपने गुजरात में क्या? संजय जी, आपने जो बात बोली कि जातियों के नाम पर गुमराह करते हैं, अब मैं एक चीज उस पर बोलना चाहती हूँ। एक बार जरा स्क्रीन पर भाटी जी को भी लीजिए और हर्षवर्धन जी को भी लीजिए। जो बात बोली गई, हर्षवर्धन जी, जो बात कही गई कि अखिलेश जी ने एक पीडीए का फॉर्मूला दिया, चुनाव के दौरान पिछड़ा, दलित, आदिवासी, लेकिन जब पद देने की बारी आई तो वो अब जब पद देने की बारी आई तो इस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि पद दे दिया एक ब्राह्मण को। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस तरह से बोलना भी चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम बोले पद किस जाति के व्यक्ति को मिला है, लेकिन क्या ये भी एक भ्रम नहीं है? देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये कि ये माता प्रसाद पांडे बहुत पुराने नेता है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है, वो हार गए थे। सतीश द्विवेदी बहुत नौजवान नेता भाजपा के, उन्होंने हरा दिया था उनको, फिर उनको भाजपा ने मंत्री बनाया था। इस बार माता प्रसाद पांडे फिर से जीते। तो माता प्रसाद पांडे को कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव नया कोई झाड़ पोंछ के ले आए। वो उनके पुराने नेता है और उनका अधिकार है। इसमें तो मुझे कोई मतलब गलत नहीं दिखता। ये अपनी अपनी राजनीति है तो वो हमला हो। लेकिन जब संजय भाई कहते हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, तो जरा बताएं क्या हुआ, कौन सा क्या कह के मोदी जी आए? आंकड़ों की बात करिए। इस देश में 10 साल के यूपीए सरकार में जो महंगाई दर रही वो हमेशा रिजर्व बैंक का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था उससे ऊपर रही। और इस सरकार में 10 सालों में कोविड काल को छोड़ दे तो महंगाई दर हमेशा 4 से 6% के बीच में रही। आप एक काम कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं इन आंकड़ों को चेक भी कीजिएगा। आप रोजगार की भी बात करते हैं, रोजगार इस सरकार के कार्यकाल में ज्यादा मिले हैं, यूपीए के सरकार के कार्यकाल में कम मिले हैं। इस सरकार के कार्यकाल में एफडीआई का आंकड़ा पिछली सरकार से बहुत ज्यादा है, रिकॉर्ड है। जो फॉरेक्स, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, वो रिकॉर्ड पर है। आज देश में जो अगर हम कहें कि किसी तरह की कोई खाद्यान्न या जो महंगाई होती है वो हमेशा लिमिट के भीतर रही। यूपीए के शासन काल में 13-14% तक चली गई। तो मुझे लगता है कि जब आप इन आंकड़ों की बात करते हैं तो उसको तो पहले पढ़ लिख लेना ठीक रहेगा संजय भाई, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमसे आप ठीक है संजय जी, तो ये मैं कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन आप ये बताएं, नहीं अब इसके आगे एक मिनट, ठीक है, बात कंप्लीट करेंगे हर्षवर्धन जी। संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, ये इससे बड़ा झूठ वाला क्या होगा? और संविधान, अब भैंस खोल ली जाएगी, दो में से एक झूठ नहीं था क्या? ये बताएं ना। चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद भी जब आप कहते हैं कि संविधान छीनने की कोशिश हो रही, आप झूठ बोलते हैं। ईवीएम में सब मैनिपुलेशन है। ईवीएम था तो कैसे मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख मतों से जीते? कैसे फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी जीत गई? जरा बताइए ना इसको, फिर तो सब हरा दिया होता। तो इस ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए संजय जी, फिर मैं शाहजिया जी के पास जाना है और भाटी जी के पास। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनसे सुचारिता जी कि 35 रुपए जो, जब ये 30 रुपए बैरल पेट्रोल और कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं और 100 रुपए बेच रहे हैं,
और 70 रुपए का तेल आप 100 रुपए में बेचते हैं, कहते हैं महंगाई दर नीचे है। हमें उस दर का क्या करना है ये बताइए। पिछली सरकारों से हमें यदि 30 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, वो दर कैसे नीचे हो गया ये बताइए। 100 रुपए किलो का दाल यदि हम 200 रुपए में खरीद रहे हैं, हम महंगाई दर कैसे नीचे मान ले, ये बताइए। आप ये बताएं कि हमें यदि 80 रुपए किलो से नीचे सब्सिडी मिल रहा है, मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूं, मान ले। मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूं। बेरोजगारी की बात आपने किया है, बेरोजगार सड़कों पे दिख रहे हैं साहब। ठीक है, आपकी कांवड़ की भीड़ जाकर के देख लिए, यदि बेरोजगार। मैं यूपी विधानसभा की वो तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ। आज आपकी तरह काम कर रहे हैं बेरोजगार, ठीक है, दिख रहे हैं। एक मिनट और मैं जरा भाटी जी और शाजिया जी को लीजिए स्क्रीन पर। एक बार मैं आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन जी की आवाज दीजिए। कैसी बात करते हैं? बिल्कुल बेरोजगार बोल देते हैं, बिल्कुल बेरोजगार है। मैं प्रूफ दे सकता हूं जो बेरोजगार हैं। कोई भी रोजगार काम करने वाले को आप छुट्टी नहीं दे सकते। आप बताएं किसी ऑफिस का आदमी जो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर के आओ, ये संभव नहीं है। सब बेरोजगारों की झुंड आपने बना दी है, देश को आपने आग में झोंक दिया, कर्ज के आग में झोंका आपने बेरोजगार। अच्छा ठीक है, मैं शाजिया जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ। दोनों को स्क्रीन पर लीजिए, शाजिया जी और भाटी। मैं एक चीज शाजिया जी आपसे पूछा रही, ठीक है संजय जी हो गया। मैं एक बार शाजिया जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ। अब देखिए शाजिया जी, ये जो बात उन्होंने कही, ये मैं एक हद तक सहमत हूं कि माता प्रसाद पांडे उनके बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए उन्हें आज अगर उन्हें नेता चुना गया तो उसमें उनकी वरिष्ठता देखकर चुना गया। उसमें उनका ब्राह्मण होना या ना होना वाली बात नहीं है, जिसको आप लोग उठा रहे हैं कि देखिए कहा तो पीडीए लेकिन दे दिया ब्राह्मण को। वो वरिष्ठ नेता है इसलिए उन्हें दे दिया। लेकिन बात दूसरी है, बात यह भी है कि आप लोग एक और उन पर हमला ये भी कर रहे हैं कि जातियों में बांटने वाली सियासत भी समाजवादी पार्टी ने की। आप ये भी कह रहे हैं कि इनके राज्य में सबसे ज्यादा वर्चस्व एक जाति का रहा, वो फिर अधिकारी हो या फिर परीक्षा में जो यूपीपीएससी में जो आ रहे थे वो भी। ये तो सब जानते हैं ना, समाजवादी पार्टी की राजनीति, चाहे वो MY हो, मजगर हो, अजगर हो, सब जानते हैं क्या कुछ रहा है। हम लोग यूपी के लोग हैं भाई, हमें सब पता है। तो हमें ये बताएंगे जातियों के बारे में कि किस तरह से कौन जातियों को इस्तेमाल कर रहा है और एक दूसरे से लड़वा रहा है और जातिगत ही राजनीति और आइडेंटिटी की इस पहचान से ही सत्ता भोग रहा है। सब जानते हैं इस बात को। इस्तेमाल करो लोगों की जातियों को और अपना घर भरो, बस यही तो राजनीति है समाजवादी पार्टी की। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद, और कुछ है ही नहीं। यही तो 3 पिलर्स हैं इनके। तो ये क्या बोलेंगे, बताएंगे किसी को? अच्छा दूसरी बात, भाई साहब अभी ने इन्होंने क्या कहा संजय जी ने कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, ये सारे बेरोजगार हैं। आपका कहने का मतलब है कि वो जितने भी लोग हैं वो रोजगार के लायक नहीं है, वो उनको कुछ काम नहीं है क्योंकि वो बेरोजगार है, वो निकाल रहे हैं। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? मतलब इससे बेहुदा बात मैंने सुनी नहीं है। तीसरी और जरूरी बात, ये भाई साहब क्या कह रहे थे, क्या चुपका है क्या नहीं चुपका है? आपने देखा है इससे पहले उज्ज्वला योजना के तहत जो नारियों को कितनी मुक्ति मिली है इस धुआं से? आपके घर की होंगी वो महिलाएं, क्या हो सकता है और भी गरीब घर की होंगी। हम लोग जानते हैं उन महिलाओं को। आप जानते हैं कितने इज्जत घर बने हैं। आप जानते हैं हाईवेज के विकास से और रोडवेज के किलोमीटरेज बढ़ने से कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। क्या आप जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां रही हैं पूरी दुनिया में और हमारे देश में? बीच में नहीं, किस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो नहीं उसमें दिक्कत आई है, उसमें दिक्कत है, उसके बावजूद हमने इन्फ्लेशन को रोके रखा है। हम जानते हैं क्या हो रहा है। आप क्या जानते हैं किस तरह से रूस से हम बाकायदा तेल लेकर पूरी तरह से कम दामों में तेल लेकर मैनेज कर रहे हैं और अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। शाजिया जी, क्योंकि मैं इस वक्त डेलिकेट और टूटी हुई अर्थव्यवस्थाएं थी। नहीं खत्म करने दीजिए मेरी बात को, मैंने बहुत देर तक सुना। आखिरी बात, यूपीए के वक्त पर सुन लीजिए आप भाई साहब संजय जी, आपके वक्त पर क्या हो रहा था? सबसे ज्यादा डेलिकेट, नाजुक और टूटी हुई अर्थव्यवस्थाओं में से इंडिया थी और आज सबसे मजबूती वाली सबसे 5 अर्थव्यवस्थाओं में इंडिया है। आपको लगता नहीं इसका असर देश की जनता पे पड़ेगा? आप क्यों बार बार झूठ बोलकर लोगों का, आम भारतीय का मनोबल तोड़ते हैं और झूठ फैलाते हैं? कब तक ये फरेब और झूठ की राजनीति चलाएंगे आप? कभी तो रुकेंगे भाई। देखिए मैं आज मैंने ये बात और ये चर्चा इसीलिए की क्योंकि एक क्या झूठ या भ्रम के जरिए एक पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की जाती है और फिर जब वो भ्रम वाली सियासत को एक झटका लगता है तो वो बुरा लगता है। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि आज एक बार फिर से सावन का सोमवार है, कांवड़िए निकल रहे हैं, कांवड़िए निकल रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस पर आज योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा हमला किया। भाटी जी से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। कांवड़िए
कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। अभी शाजिया जी ने एक बड़ा हमला किया कि कैसे ये कह दिया गया बड़ी आसानी से कि जो लोग बेरोजगार हैं वही कांवड़ लेकर निकलते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा हमला है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैसे पहले की सरकारों ने कांवड़ यात्रा निकलने नहीं दी। जरा सुन लीजिए एक बार। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा पर कहा कि पहले की सरकारों ने भाटी जी कांवड़ यात्रा निकलने नहीं दी। शाजिया जी ने अभी बड़ा हमला किया कि जो लोग ये कहते हैं कि बेरोजगार निकल जाते हैं कांवड़ यात्रा पर, अब उनके मन में क्या सम्मान रहेगा? सुचेता, ये डॉक्टर पति पत्नी है। हाँ। ये मुझे भी किसी ने भेजा ये शो देखते हुए। दोनों MBBS हैं जी, डॉक्टर हैं ये। हाँ। मुझे लगता है कि ये जो एक भ्रांति फैलाई जाती है ये भी बड़ी खतरनाक है। मुझे अभी व्हाट्सएप किया किसी ने ये शो देखते हुए कि ये दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं और कांवड़ लेकर कांवड़ यात्रा पर जाते। ये बड़ा विचित्र व्यवहार है कि हम आप न जाए, कोई न जा रहा हो, जो लोग जा रहे हैं उनको आप कह देंगे कि वो बेरोजगार है। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, थोड़ा तो शर्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी टिप्पणी मुझे लगता है ठीक नहीं है और शर्म कीजिए आप। कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि आप ये कह देंगे कि जो भी हिंदू आस्था के पर्व में शामिल हो रहा है, आप इसी तरह से होली पर टिप्पणी कर देंगे, आप इसी तरह से दीपावली पर टिप्पणी कर देंगे। ये पता नहीं कौन सा, मतलब दिमाग में क्या घुसा हुआ है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब मुझे बताइए भाटी जी, जरा जवाब आप दे दीजिए क्योंकि बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए। कांवड़ यात्रा पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला आपकी सरकार पर रहा है कि आप लोगों ने कांवड़ यात्रा को बाधित करने की पूरी कोशिश की, वो ना निकले, और फिर ये बेरोजगारी वाला हमला जो कि बहुत खतरनाक है वाकई। नहीं, आपने मुझे पूरे शो में बैठाए रखा, कृपया मुझे थोड़ा समय दें। योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो गेरवे वस्त्र पहनते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं, अपने आप को महंत कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसा सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे संतों की छवि भी खराब होती है, धर्म की छवि भी, सनातन की छवि पे भी दिक्कत आती है। कौन सा ऐसा शासन था जिसमें कांवड़ यात्रा पर रोक लगाएगी? कोई रिसर्च करिए आप, आपके चैनल को इस झूठ को बेनकाब करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा व्यक्ति और संत का चोला धारण करने वाला व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है। कांवड़ यात्रा तो सैकड़ों साल से हर साल सावन के महीने में निकलती है, किसी सरकार ने कभी रोक नहीं लगाई, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, बल्कि उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं, कांवड़ियों के लिए सुविधाएं तय की जाती हैं, जो भी है। दूसरी बात, दो सवाल आपके शो में और उठे, उनका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये कि संविधान बदलने का झूठा नैरेटिव पेश किया गया। दूसरा, पीडीए की बात करने वालों ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष क्यों बना दिया? देखिए, जहां तक संविधान बदलने की बात है, संविधान बदलने का सबसे पहला बयान भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद के सांसद पद के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने दिया। उसके बाद दूसरे लोगों ने, इनके कई नेताओं ने बयान दिए कि हम 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलेंगे। हमारे कहने से नैरेटिव नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब थी, मोदी जी की नीयत खराब थी, इसलिए नैरेटिव बना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान की आलोचना करती रही है, संविधान बदलने की बात करती रही है, अतीत में भी संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बनाने की बात करती रही है। इसका मुझे एक बड़ा सीधा सा जवाब लगता है भाटी जी, शाजिया जी उसका जवाब देंगी। नहीं, अच्छा बात पूरी करिए, आप पूरी करिए, ठीक है, पूरी नहीं, गलत बात, पहले मेरी बात। अरे नहीं सर, महाभारत में कुछ गलत नहीं होता है, सिर्फ अच्छा होता है, सही होता है। आप बात पूरी करिए, बोलिए। दूसरी बात, पीडीए की नारा देते हैं लेकिन माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। पीडीए का मतलब गैर पीडीए से नफरत नहीं है, हम में और इनमें यही फर्क है। ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम पीडीए की राजनीति करते हैं। इनके हिंदुत्व जो है गैर हिंदुओं से नफरत करना सिखाता है, ये उनका बहिष्कार करते हैं, ये उनके खिलाफ तरह तरह के बयान देते हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं।
हमारा पीडीए गैर पीडीए को भी सम्मान और हिस्सेदारी देने की बात करता है, सहभागिता देने की बात करता है। पीडीए का मतलब है पीडीए के लोगों के साथ जो अन्याय ये सरकारें कर रही हैं, बीजेपी की सरकारें, उसकी आवाज उठाना। पीडीए का मतलब गैर पीडीए को अपमानित करना है, उनका बहिष्कार करना नहीं है। माता प्रसाद पांडे हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ, बहुत अनुभवी नेता हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगर उनके चुनाव पे भी ये आपत्ति करते हैं तो इनकी छोटी सोच दिखाई देती है। भाटी जी, ये तो मैंने खुद ही कह दिया था। मैंने शाजिया जी से यही सवाल ही पूछा कि वो आपके वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, तो उनको अगर आपने अध्यक्ष बनाया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमला उनकी तरफ से आया था, इसीलिए सवाल उनसे पूछा। वो दूसरी बात ये कि भाई नेताओं का बयान, पार्टी के किसी भी नेता का बयान, क्या उस पार्टी के उच्चतम नेता का बयान मान लिया जाए? मैं इसलिए ये पूछती हूँ क्योंकि जब वरुण जी, जब चन्नी साहब का बयान आ जाता है अमृतपाल पे, तब तो कांग्रेस पार्टी कह देती है हमारा बयान नहीं है, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। लेकिन आप लोग हर डिबेट में आके कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने संविधान पर बयान दे दिया, लेकिन उसे आप मोदी का बयान मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कितनी सभाओं में कह चुके हैं कि संविधान वाला बयान गलत है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन तब उनके नेताओं का बयान मोदी का बयान हो जाता है। मणिपुर पे भी मोदी, बताइए जरा वरुण जी, कह रहे थे मोदी बोले, ये गलत है या सही है? जब सुचारिता जी देखो, संविधान को कोई बदल नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। अमेंडमेंट्स का प्रोविजन हमारे पूर्वजों ने किया है, इसीलिए क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव होगा, समय के अनुसार उसमें अमेंडमेंट्स होंगे। ये बार बार कहते हैं कांग्रेस ने बदला नहीं, अमेंडमेंट्स किए समय के अनुसार। आज आप भी अमेंडमेंट करते हो, जीएसटी लाए, अमेंडमेंट किया, तो अलग अलग तरीके, जैसे 10 साल बाद कोई आएगा तो उसमें अमेंडमेंट फ्लेक्सिबल इसीलिए दिया था, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों किया था पूर्वजों ने, तो उस पर शंका नहीं की जानी चाहिए। असली बात क्या है कि जो अभी पांडे साहब की बात चल रही, सब अपनी जाति की बात कर। मैं तो आज भाटी जी को बहुत साधुवाद देता हूं, अखिलेश यादव को देता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई, अत्याचार हुए उसके अंदर, तो ब्राह्मणों को आगे ला रहे, तो इसका साधुवाद है अखिलेश यादव को। बार बार पीडीए क्या करते हो, ब्राह्मणों का 10 साल में जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा परेशान तो ब्राह्मणों को मोदी सरकार, योगी सरकार में ही हो रहे हैं। ये तो थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बना था राजस्थान के बारे में, वो भी नहीं बन पा रहा क्योंकि मुख्यमंत्री को पावर नहीं है, पर्ची मुख्यमंत्री बना दिया। तो ब्राह्मणों के बगैर आप नहीं चल सकते। और सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मण, हर बात में कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। अरे भाई, ब्राह्मणों ने किस पे अत्याचार किया मुझे बताइए आप? किसकी जमीन खोस ली, किसके साथ मारपीट करी, दलितों के साथ करी, किसके साथ करी? बेकार बातें। एक नैरेटिव जो 100 साल से क्रिएट किया जा रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ, उससे संस्कृति को नुकसान हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू करती है, सबसे ज्यादा संस्कृति की बात करती है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करती है। इनको ब्राह्मणों को तो अपने साथ सबसे पहले लेना चाहिए। आप हर्षवर्धन जी के साथ खड़े हैं, आज तो खुलकर बोल दीजिए। आज तो हर्षवर्धन जी भी भाटी जी के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा माता प्रसाद पांडे को बनाया तो अच्छा किया, उसमें गलत किया है। आज तो बहुत सी परिपाटियां बदल रही है भाई महाभारत में। नहीं, हर्षवर्धन जी भाटी जी का साथ दे रहे हैं, आप हर्षवर्धन जी का साथ दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी बोलिए। नहीं तो भाटी जी अभी ब्राह्मण विरोध का कोई कुछ लेके आएंगे तर्क। अक्सर डिबेट में कई बार बिना वजह भी टिप्पणी करते हैं ब्राह्मणों पर। तो भाटी जी अभी पता नहीं इतना भी ना उत्साह में वरुण जी आ जाए कि अभी तुरंत ही भाटी जी कुछ जवाब दे दें। तो ये हमें तो नहीं कहना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हम तो जात के आधार पर। हाँ, भाटी जी क्या बोल रहे हैं? भाटी जी बोलिए, बोलिए। भाटी जी नाराज है आज, भाटी जी आज नाराज हो गए हैं, तो इसलिए आज भाटी जी जवाब दे दीजिए। नहीं, नाराज नहीं है। नाराज क्यों होंगे? देखिए हर्षवर्धन जी, देखो एक खराब बात पर परोस रहे हैं, परसेप्शन परोस रहे हैं। हाँ बोलिए। मेरा एक शब्द आप ढूंढ के नहीं बता सकते मैंने ब्राह्मणों के खिलाफ बोला हो, ब्राह्मण जाति के खिलाफ बोला हो। ब्राह्मणवाद के खिलाफ मैं खुल के बोलता हूं, मैं घोर ब्राह्मणवाद विरोधी हूं। ब्राह्मणवाद एक बुराई है इस देश में, सामाजिक बुराई है, लेकिन ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण जाति से संबंध नहीं है। दूसरी बात, ये उसे हमारा विरोध कहते हैं जब हम रामचरितमानस की चौपाई पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र ने गुणगण ज्ञान प्रवीणा, इसका हम विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। क्यों? जो शील और हीन, गुणों से हीन हो उसकी पूजा क्यों करें, और जिसमें गुण है उसकी पूजा क्यों ना करें, चाहे वो शूद्र है। अगर योग शूद्र है उसे सम्मान दो, अगर योग कोई किसी भी जाति का नहीं है तो उसे क्यों सम्मान दें? केवल ये बात है। ब्राह्मणों के हम कभी विरोधी नहीं रहे। ब्राह्मण एक बहुत सम्मानित समाज है और ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा हम करते रहे। ब्राह्मणों में बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समाज सुधारक पैदा हुए हैं। मैं तो आपसे पूरी तरह सहमत हूं इसमें भाटी जी। श्री दयानंद, स्वामी दयानंद जी जैसे,
आपने हम कभी बिल्कुल विरोध सही नहीं बात करते बोली है, मैं सहमत हूँ इसमें। अब ये खुद जो ये योग्य perception है उसका सम्मान होना चाहिए, वो जाति किसी भी जाति से हो, जाति अहम नहीं है, उसकी योग्यता अहम है। और मैं इसमें आपके साथ हूँ पूरी तरह। लेकिन फिर जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी वाली बातें, हर्षवर्धन जी ये भी तो आती है, शाजिया जी ये भी तो आती है, ये कौन कर रहा है भाई, ये कौन कर रहा है, ये भी तो बता दीजिए। आपके तो साथी ही कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। बड़ा आसान है टीवी में आकर कह देना हम कर रहे हैं, नहीं हम कर रहे हैं, ब्राह्मण से दिक्कत, हम कर रहे हैं। अच्छा शाजिया जी बोल रही, शाजिया जी बोल रही है, एक बार जवाब एक उनसे ले लूं पहले। शाजिया जी। हाँ नहीं, देखिए महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा था कि हम लोग को घृणा करनी चाहिए नफरत से, इंसान से नहीं। हाँ। तो बड़ा आसान है कह देना भाटी जी के लिए भी, अरे हमें तो ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, ब्राह्मणों से नहीं है, और अलग अलग चौपाई सुनाकर बात करेंगे। लेकिन जब भी इनके मुंह से कोई शब्द निकलेगा, कोई नारा निकलेगा, कोई इनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी, कोई इनकी पब्लिक रैली होगी, ये सिर्फ और सिर्फ जातियों को बांटकर जाति पहचान पर ही वोट लेंगे और उसी की सत्ता करेंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे बार 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 अनेक बार। हाँ। और पुश दर पुश्त करेंगे, इलेक्शन दर इलेक्शन करेंगे, उसी की मांग उठाएंगे, उसी के आरक्षण की बात करेंगे। ये कभी भी योग्यता की, मेरिट के आधार की, एक संवैधानिक जो मूल्य है कि सब बराबर हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। तो बड़ा आसान है कह देना, एक बड़ा अच्छा प्रवचन देना कि अरे हम तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, बड़े अच्छे समाज सुधारक हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद बहुत खतरनाक है, और रैलियों में कुछ और बोलना, ये बड़ा आसान है। देखिए, लेकिन यही है इसमें हिपोक्रेसी, ये जो आपकी दोहरी नीति है ना कि अब बातें अच्छी अच्छी करो, लेकिन जब आए आपकी इलेक्शंस की और आपकी बुनियादी पॉलिटिक्स की, आपकी बुनियादी राजनीति की, तो आप सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कीजिए, जातियों को लड़वाइए, एक को ऊंचा बनाइए, नीचा बनाइए। जाति जनगणना वाली बात जो कह रहे हैं सौरभ जी, मैं तो उस पर आऊंगी क्योंकि आज उन्होंने, राहुल गांधी ने आज बोला फिर से कि हम तो जाति जनगणना कराना चाहते। हर्षवर्धन जी आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी बोले। अच्छा हर्षवर्धन जी बोल लीजिए, हर्षवर्धन जी बोले, सौरभ जी आ रही हूँ। आपको तो हर्षवर्धन जी की आवाज नहीं आ रही है आप क्यों नहीं इसमें जनगणना कराते, कौन कितना मेरिटोरियस है? हर्षवर्धन जी क्या बोल रहे हैं? लेकिन उसको मैं छोड़ देता हूँ। हाँ। मैं आपको जो इन्होंने कहा ना कि ब्राह्मण से विरोध नहीं, ब्राह्मणवाद से, तो अगर ब्राह्मणवाद कोई चीज है तो अखिलेश यादव भी ब्राह्मणवादी हैं, अपना परिवार, अपना घर, मायावती भी ब्राह्मणवादी है, लालू प्रसाद यादव भी ब्राह्मणवादी हैं, हाँ। राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार ब्राह्मणवादी है। आप अगर उसको इससे जोड़ रहे हैं कि कोई एक खास तरह की चीज स्थापित करता है, तो ये सब 9 ब्राह्मणवादी हैं। आप किस बात का विरोध करते हैं? और यही तरीका है, आप किसी भी चीज को घृणा की तरफ ले जाने की जो कोशिश करते हैं, हाँ। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि ना हम हिंदू का विरोध थोड़ी ना करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अरे भाई, हिंदू है तभी तो हिंदुत्व होगा। और सहमत, ये भी बात बिल्कुल सही है। कहाँ है आप जरा मुझे बता दीजिए, किस बात में ब्राह्मणों के कहने से या ब्राह्मणवाद से कौन सा बड़ा सुविधाजनक है, इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा भाटी जी सहमत नहीं है, लेकिन सौरभ जी बोल रहे हैं पहले। सौरभ जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के लिए तो मैं एक ही नाम लूंगा, जनेश्वर मिश्र जी को जानते होंगे, तो बाकी बातें वो छोड़ दीजिए। आप, आपका जन्म ही जो है वो वहां से हुआ है, ब्राह्मण से हुआ, जनेश्वर मिश्र, आप इसको याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, भ्रम की बात हो रही थी, भ्रम खड़ा करने की, तो वरुण जी का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि देखिए यहां पर संविधान और आरक्षण को लेकर के भ्रम पैदा किया गया था, और 8,500 रुपए जो महिलाओं को देने की बात कही गई थी वो एक तरीके से पूरा मायाजाल था, भ्रम का जाल था। और जब आप पीडीए की बात करते हैं तो देखिए अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक तरफ कहते हैं, और दूसरी तरफ जब ब्राह्मण की बात होती है तो कहते हैं नहीं, हमने तो पिछड़ा दलित और अगड़ा पे जो है वो बोला था। मतलब सहूलियत के हिसाब से जाति की राजनीति करना यह समाजवादी पार्टी के चरित्र में हमेशा से रहा है, और कांग्रेस इसको समर्थन करती रही है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए शिवपाल यादव जी विरोध कर रहे हैं, भाई हम थोड़ी ना विरोध कर रहे हैं, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं मैं भी उतना ही सीनियर था पार्टी में, मेरी अनदेखी क्यों की गई? अरे बताइए भाटी जी इसका जवाब दे दीजिए भाई। शिवपाल जी की नाराजगी सौरभ जी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। शिवपाल जी ने कहीं इन्हें फोन करके नाराजगी जाहिर किया? नहीं, शिवपाल जी ने सौरभ जी को फोन करके अपनी नाराजगी व्यक्त की है। शिवपाल जी की नाराजगी नहीं है, शिवपाल जी की सहमति से। अब ये वैसी वाली खबरें हैं सौरभ जी, जैसे कि वहां आ रही थी शिवपाल यादव जी की हमेशा से बेवजह की बात, बेसिर पैर की बात। अब आप मेरा बोल लीजिए जल्दी से। जो सवाल उठ रहा था जाति जनगणना पर आरोप लगाया जा रहा था कि हम जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जातीय जनगणना की मांग इसलिए की जा रही है ताकि देश में जो घोर जातिवाद है,
हजारों साल से 90% लोगों को जाति के आधार पर वंचित किया गया है, जाति के आधार पर उनका शोषण किया गया है, जाति के आधार पर इस देश में ऊंच नीच बनाई गई है, अछूत बनाया गया कुछ लोगों को काम धंधों से रोका गया, शिक्षा से रोका गया, संपत्ति से वंचित किया गया। भाटी जी, फिर उस आरोप का क्या है कि आपकी सरकार में भी एक जाति को छोड़कर बाकी सबका इसी तरह से दरकिनार किया गया था? ये आरोप तो आपकी सरकार पर लगता है और सिर्फ बीजेपी नहीं लगाती है, पहले आप ही मायावती जी भी लगाती हैं, एक समय पर कांग्रेस भी लगा रही थी। भारतीय आरोप आपके ऊपर हमेशा लगता है। पहले कांग्रेस और आपकी सरकार, ये मत भूलिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सुन लेती हैं। हाँ, आप जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। आरोप को सुन लेती हैं, जवाब को सुनती नहीं है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर कहा था 46 में से 56 एसडीएम यादव बन गए थे। 46 में से 56 हम सूची मांग रहे हैं, आज तक सूची नहीं दी। समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में 5 परीक्षाओं में टोटल 12 यादव एसडीएम बने थे। अरे वो कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है भाई, मुझे कहा जा रहा है कि समय बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया है, मुझे खत्म करना है। नहीं 5 सेकंड, बस 5 सेकंड दूंगी आपको। हाँ 5 सेकंड बस। केशव बोले सरकार नहीं पार्टी चुनाव जीतती है, केशव प्रसाद ने अपने पुराने बयान। अच्छा, मतलब हमले जारी है। ये सही बात बोली, क्या गलत? अरे भाई हमले जारी है, भाटी जी हमले जारी है। जाते जाते खुशखबरी, सभा में शामिल नहीं हुए। ठीक है, ये संजय जी अब इंटरप्रिटेशन है, आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप सबके ऊपर। समय मेरे पास इतना ही था, बहुत ज्यादा हो गया है समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।